सबसे पहले हम लोग श्रेणी के बारे में जानेंगे। श्रेणी का मतलब होता है एक सीरीज, सिलसिला, सीक्वेंस। तो समांतर श्रेणी का मतलब, ये समांतर श्रेणी है क्या? जैसे मान लो हम लोग एक विचार करें श्रेणी पर कि यहां पर एक श्रेणी है 2, 8, 14, 20, इस तरह से ये चल रहा है। ये एक चल रहा है यहाँ कि 2 है, 8 है, 14 है और 20 है। तो क्या ये किसी सीक्वेंस में है? 6 का अंतर है, 6 बढ़ते जाता है, तो ये जुट रहा है 6। अगर मान लो यहाँ है 10, फिर है 8, फिर है 6, फिर है 4, इस तरह से जा रहा है, तो इसमें क्या है? 2 घट रहा है। अगर हम कहें कि क्या जुट रहा है तो क्या कहोगे? जुट नहीं रहा है। हम कह रहे हैं कि जुट रहा है, -2 जुट रहा है। समझ में आ रहा है? -2 जुटते जा रहा है हर अगले पद में। अब ये जो एक समान जुड़ना या घटना जो भी कह लो, अगर बराबर बराबर चल रहा है तो एक पद में जब बराबर जोड़ते हैं तो अगला पद मिलता है, इसमें बराबर पद जोड़ते हैं तो उसका अगला पद मिलता है। तो यही जो यहाँ पर घटना है या जो श्रेणी है, जो सीक्वेंस प्राप्त हुआ, यही समांतर श्रेणी है। श्रेणी बहुत तरह का होता है, जैसे समांतर श्रेणी होता है, हरात्मक श्रेणी होता है, गुणोत्तर श्रेणी होता है, लेकिन हम लोगों को केवल समांतर श्रेणी के बारे में ही इस चैप्टर में पढ़ना है। तो श्रेणी में यही हो गया। समांतर श्रेणी की जब परिभाषा अगर हम गढ़ना चाहे तो ये एक कह सकते हैं कि प्रत्येक पद में जब निश्चित संख्या जोड़ने के बाद अगला पद प्राप्त हो और उसमें फिर वही निश्चित संख्या जोड़ने के बाद उसका अगला पद प्राप्त हो, तो यह मिलने वाली जो श्रेणी होगी क्या होगी? समांतर श्रेणी होगी। समझ में आ रहा है? या अगर कोई श्रेणी दी गई है तो हम ये भी कह सकते हैं कि 2 लगातार पदों का अंतर हमेशा बराबर आना चाहिए। जैसे चलो इस पे चेक कर लेते हैं, 2 लगातार पद 8 और 14 लगातार हैं कि नहीं है? इनका अंतर कितना हुआ? 8 में से 14 घटाया जाए -6, या 14 में से 8 घटा दो तो +6। मतलब चलो यही करते हैं, 14 में से 8 घटाते 6, अब 20 में से 14 घटाते हैं तो फिर 8 में से 2 घटाते हैं तो जब बराबर बराबर आने लगे, उसका घटाव, उसका अंतर लगातार का, रेंडमली नहीं, लगातार, तो कहेंगे कि यह दी गई श्रेणी क्या है? समांतर श्रेणी। बस यही इतना है समांतर श्रेणी में। आगे पहला क्वेश्चन पहले चैप्टर का यही मिलेगा कि कुछ मिलेगा, एक श्रेणी मिलेगा, सीक्वेंस मिलेगा, जिसको हमें बताना होगा कि समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो समांतर श्रेणी कब होगी? जब 2 लगातार पदों का अंतर उस श्रेणी में, प्रत्येक 2 लगातार पदों का अंतर एक समान हो। समझ में आ रहा है? तो ये समांतर श्रेणी हो जाएगी। अब समांतर श्रेणी, ये जो समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी में हम लोग समझते हैं कि पहला पद, सार्व, अंतर, ये सब क्या है। तो यहाँ एक हम श्रेणी लिख देते हैं। जैसे मान लो यहाँ हमने लिख दिया 4, इसके बाद लिख दिया हम 6, फिर हो गया 8, इस तरह से ये चल रहा है। डॉट 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 मतलब अप टू इनफाइनाइट होता है। यहां हम देख रहे हैं जो पहला पद है इसको प्रथम पद, मतलब पहला पद, और इसको ए से हम लोग सूचित करते हैं। ठीक है? तो यहाँ पहला पद क्या हो गया? 4 हो गया। ठीक है? अब पदांतर एक होता है या सार्व अंतर, पदांतर से ही सार्व अंतर निकला है। पदांतर को और क्या कहते हैं? सार्व अंतर। सार्व अंतर, कॉमन रेशियो, इसको डी से भी सूचित किया जाता है। ठीक है? तो सार्व अंतर का मतलब होता है प्रत्येक, जैसे ये है पहला पद है यहाँ, तो A1, ये क्या है? A2, ये क्या है? A3, और अगर रहता तो A4, A5 डॉट डॉट, अगर ये बंद नहीं है तो अप टू इनफाइनाइट। ठीक है? तो यहां तक होता। तो पदांतर अथवा सार्व अंतर डी बराबर क्या हो जाएगा? A2 - A1, और ये बराबर हो जाएगा
A3 माइनस A2, क्योंकि प्रत्येक पदों का अंतर क्या होगा, लगातार पद है ना A1 A2, तो 2 माइनस 1 या 3 माइनस 2, तो ये सभी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। इसको सार्व अंतर कहा जाता है। और जितना पद होगा सभी पदों की संख्या को n कहते हैं। अगर इसमें कहा जाए nवां पद, तो मतलब A1 A2 A3 A4 A5 A6 डॉट 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 AN। समझ में आ रहा है। अब यहां बात करते हैं समांतर श्रेणी का प्रकार या समांतर श्रेणी का व्यापक स्वरूप। सबसे पहले ये जान लेते हैं समांतर श्रेणी का व्यापक स्वरूप। तो हम लोग जान चुके हैं कि प्रत्येक पद में कुछ निश्चित संख्या जोड़ी जाए तो अगला पद प्राप्त होता है कि नहीं। मान लो हमने तय किया कि हम पहला पद 18 है, कुछ भी मान लेंगे, पहला पद के लिए कोई नहीं है, पहला पद कुछ भी हो सकता है, इसके लिए कोई सीमा नहीं है। लेकिन इसके बाद हमने मान लिया कि हम इसमें 5 जोड़ेंगे, तो हम 5 जोड़ रहे हैं, इसमें 5 जोड़ेंगे, तो 18 के 5 जोड़ेंगे क्या होगा, 23। 23 में 5 जोड़ेंगे क्या होगा, बोलो 28। इस तरह से हम जोड़ते जा रहे हैं, तो हमें एक श्रेणी प्राप्त होगी जो क्या कही जाएगी, समांतर श्रेणी कही जाएगी। समझ में आ रहा है। अब ये जो हम 5 जोड़े हैं, यही है सार्व अंतर। ये जो 5 जोड़ते जा रहे हैं, यही है सार्व अंतर। इसको हम क्या कहेंगे, डी कहेंगे, पदांतर कहेंगे, डी कहेंगे। समझ में आ रहा है ना। तो इसके आधार पर अब इसमें ए क्या है बताओ तो, है 18। ए के लिए हम स्वतंत्र हैं। देखो ए और A1 दोनों बराबर होता है समांतर श्रेणी में। ये A2, ये है A2। 6 माइनस 4 बराबर क्या होगा, 8। A3 माइनस A2 भी तो लिखे है, तो 8 माइनस 6 बराबर क्या होगा, तो 2 बराबर 2 नहीं हुआ। ये एक सीक्वेंस होता है यहाँ पर कि यहाँ A1 A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, और आगे लिखना हो तो ये क्या लिखेंगे, A4 माइनस A3। जितना पद होगा हम लिख सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ हम लोग समझते हैं समांतर श्रेणी का व्यापक स्वरूप। तो देखो व्यापक स्वरूप, ए को हम लोग जान गए हैं, क्या कहते हैं, प्रथम पद कहते हैं ना। तो प्रथम पद A कॉमा A प्लस डी और कॉमा A प्लस 2D और कॉमा A प्लस, तो समझ गए हो क्या करना है, डॉट डॉट डॉट। ये है व्यापक स्वरूप हो गया। कैसे हो गया, चलो हम लोग देखते हैं। ए, यहां पहला पद कुछ बोलो तुम लोग, क्या मान लिया जाए, कहो कि हमने के कहा कहीं जब बुझाते नहीं थे। 4, चलो 4 पर होगा विचार। यहां हो गया 4। अब यहां कह रहा है कि A प्लस डी, तो 4 होगा ना, और डी कोई निश्चित संख्या होगी। हम मानते हैं डी बराबर 3, यहां मान लेते हैं कि हमें 3 बढ़ाना है, 3 बढ़ाते जाना। ये माइनस में भी हो सकता है, ध्यान देना। डी क्या है, माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। बटा में तो हो ही सकता है, 0 भी हो सकता है। बटा में भी होगा तो प्लस माइनस ना होगा, या तो प्लस या माइनस, 0 भी होगा, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। अब देखो यहां हम मानते हैं 3, फिर क्या मान ले, 4 प्लस 2 गुना 3 कॉमा 4 प्लस 3 गुना 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है। अब थोड़ा सा इसको हम लोग देखते हैं कि क्या होता है हल करके। तो यहां क्या हो गया, 4 7 10 13। तो ये जो है पदांतर की अगर बात करें, इस पर बैठाओ सार्व अंतर पर, तो 7 माइनस 4 कितना आया, 10 माइनस 7 कितना आया, और 13 माइनस 10 कितना आया। तो पदांतर बराबर है ना, डी इसका कितना हो गया, 3 हो गया। तो देख लो ये एपी में है कि नहीं है। तो इस तरह से ये जो है, हम इसको चाहें तो इसको हम व्यापक स्वरूप कह सकते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। ठीक है। अब
एक चीज और समझो तुम लोग, ये जो हमारा आया है एपी, यहां पर, यहां हम बात कर रहे हैं व्यापक स्वरूप की, तो इसमें थोड़ा और समझना है। ए, ये कौन सा पद है, पहला पद है कि दूसरा पद है? ये डी दूसरा नंबर पर है तो दूसरे ना होगा, तीसरा पर है तो तीसरे ना होगा, और चौथा पर है तो चौथा होगा। चलो इसको हम मिटा के अब बताते हैं, ये तो उदाहरण था। अब यहां पर हम देखते हैं कि ये है A1, है कि नहीं है, बोलो। ये देखो एक है, ये एक है, ये एक है, ठीक है। ये क्या होगा, A2, ये क्या होगा, A3, और ये क्या होगा, A4, और ये डॉट 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 होगा, मतलब आगे भी जारी है, ठीक है। अब यहां देख रहे हो, ध्यान से देखो, जब यहां पर, यहां A है, A1 है, यहां A प्लस D है, ठीक है, तो D है, यहां एक D है, ध्यान दो, यहां क्या है, एक D है, D है या एक D है ना। तो दूसरा पद में एक D, तीसरा पद में 2D, चौथा पद में 3D, पांचवा पद में 4D, मतलब जो पद होगा उससे एक कम गुना D। समझ में आ रहा है? तो ये बताओ एनवा पद में कितना होगा, एन घटाओ 1 इंटू डी होगा ना। ये जब 3 A प्लस, देखो ये जाते जाते कहां तक जाएगा, ये डॉट 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 है, मान लो हमें एनवा पद निकालना है, तो A प्लस ये एन अगर निकालना है, AN, तो 4 निकालना है तो 4 - 1 हो रहा है ना, 3 निकालना है तो 3 - 1 हो रहा है ना, 2 निकालना है तो 2 - 1, तो अभी तो एक आया। तो यहाँ n निकालना है तो n - 1 नहीं होगा, अगुना में तो d है, ये है, तो ये कौन पद है, एनवा पद, एनवा पद। तो ये हमारा सूत्र निकल के आ गया, एपी का एनवा पद, AN बराबर ये क्या निकल के आया, A प्लस n - 1 इंटू डी। कैसे आया ये भी तुम लोग समझ गए हो, आया ना, n - 1 एक कम, जो भी पद निकाले उसका प्रथम पद में ए उसकी संख्या जो निकाल रहे हैं एक कम गुना डी। तो इस तरह से हम बढ़ते बढ़ते गए AN पर, तो प्रथम पद तो सब में है, देखो A4 पर A प्लस 3D हुआ ना, मतलब 4 - 1 इसको लिख सकते हैं। तो उसी तरह से हम आ गए AN पर, तो A तो होगा क्योंकि A तो सब में है ना, A सब में। अच्छा इसमें क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें पहला पद है तो 1 - 1 0, 0 गुना डी तो 0 हो गया ना, 0 A में जुटेगा तो 0 ही हो गया, A हो गया, तो इसलिए इसमें नहीं है। यहां से 2 में 1D, 3 में 2D, 4 में 3D, तो n में n - 1D ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये समांतर श्रेणी, ये समांतर श्रेणी के प्रकार के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो समांतर श्रेणी कितने प्रकार की होती है, कौन कौन, वो तो 2 गो है, सुहावा लटका दिए तो कौन नहीं बता देगा कि 2 गो होगा। चलो एगो हैजा लटका दिए, कहो 3। देखो कितना तुम लोग का माइंड तेज है, हम तो यही देख रहे हैं, हम अभी कुछ बताए नहीं है, खाली 2 गो सुन लटका दिए, पूछे समांतर श्रेणी कितने हैं, तो जान रहा है सब कि 2 गो लिखेंगे। ये भी एक मतलब दिमाग का एक उपज है, तो बता दिया कि 2। आप पूछ रहे कौन कौन, तो बताइए नहीं रहा है, कैसे हम नहीं बताए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है और NCERT बुक में ये लिखित है, बहुत जगह ये नहीं बताया जाता है। तो यहाँ है 2 समांतर श्रेणी, एक है परिमित और एक अपरिमित। यहाँ है परिमित एपी, जहां पढ़ाई हो गया होगा अगर कहीं या होने वाला होगा, वहां जाके पूछना कि एपी कितने प्रकार के होते हैं, क्या जवाब मिलता है, परिमित एपी, और इसी को एपी कहते हैं, समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। तुम लोग का बुक NCERT एपी ही लिखता है, तो हम लोग एपी लिख सकते हैं, ठीक है, बार बार समांतर श्रेणी नहीं लिखना, एपी अलाउड है लिखना। परिमित एपी, अपरिमित एपी, अब ये है क्या, जानना जरूरी है ना, कि जब 2 गो कर दिए तो अंतर क्या, एपी तो एक ही तरह का ना है, तो ये कौन सी झूठो मूठ का ड्रामा के परिमित अपरिमित फलाना ठिकाना ढेमका, ये सब कौन सी घुसा दिए, नहीं बात है कि नहीं है। तो ये हम नहीं कर रहे, NCERT बुक कर रहा है कि आप बच्चों को बताइए। तो चलो देखते हैं, 2 उदाहरण देते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा। एक एपी हम लिखते हैं 2, 6, 10,
अब ये नहीं बुझा रहा है, तने बता तो। हाँ 14 कॉमा, अब छोड़ दो अब तो इनफाइनाइट, यही ना पढ़े हैं। अब एगो हम लिख रहे हैं 2,6। अच्छा, हम चाह रहे हैं कि हमारा ये लिखने से बचने के लिए हमें जाना है 6, 14 के बाद क्या आएगा 18, 18 के बाद क्या आएगा 22 के बाद क्या आएगा 26 आएगा ना। तो हम चाहते हैं कि 26 लिख दे इतना, तो तुम बता दोगे कि 2, 4, 10, 14, 4 4 बढ़ रहा है ना, 14, 18, 22, 26 बता दोगे, ठीक है। और यहां ये इसको हटाओ, और फिर 2, 6, 10, हम कुछ देवे नहीं किए, कुछ देवे नहीं, इसका हम बांध दिए। परास जो है इसका हमने बांध दिया कि इतने ही के अंदर होगा, मतलब 2 से 26 के बीच में ही होगा। तो ये हो गया परिमित। परिमित मतलब जिसकी सीमा हो, समझ में आ रहा है, इसकी सीमा है, कहां तक जाएगा 26 के बाद ये नहीं जाएगा, इस श्रेणी का मतलब है, ठीक है ना। और इस खुले श्रेणी का मतलब है जब खेत में चारों देने आर घेरल रहेगा, अब पानी करोगे तो पानी बहरी जाएगा, एगो और ये तोड़ दो तो पानी यहाँ से करते जाओ, रात भर मोटर चलाओ, खेत भरेगा जी नहीं भरेगा। तो वही यहाँ है, ये जो है अपरिमित है, मतलब ये इसकी कोई सीमा नहीं है, तो ये असीमित है, अनंत है। तो ये क्या हो गया, स्पष्ट है कि नहीं है। तो ये है अपरिमित का उदाहरण। अगर क्वेश्चन पूछे तो अपरिमित का उदाहरण निम्नलिखित में से तो अंत में जो खुला हो, और जिसमें अंत में कुछ दे दिया गया हो वो परिमित हो गया, कोई बड़ा चीज नहीं है। समझ में आ रहा है।